हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज आपके लिए फॉर्मूला की लिस्ट रेडी करवा रहा हूँ आपसे। तो पेन और पेपर रेडी कर लो। जो भी फॉर्मूला स्क्रीन पर आपको दिखे वीडियो पॉज करो, उसे कॉपी करो एंड देन उसे प्ले करो। मैं उसके बारे में कुछ बातें बोलूँगा और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात होगी, वो आप अलग कलर से वहाँ पे हाईलाइट करके लिखते चले जाइएगा। सो मेक योर ऑन फॉर्मूला लिस्ट और उसी को लास्ट मोमेंट पे हमें रिवाइज करना है एग्ज़ाम से पहले। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रही बच्चे पहले 4 फार्मूलाज की आपको लिस्ट। प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए एंड देन कॉपी कीजिए एंड देन इसे प्ले कीजिए। तो इसमें सबसे पहले 2 फार्मूलाज जो दिख रहे हैं आपको, पहला जिसमें ई और बी की इक्वेशन दिखाई दे रही है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपका बन जाता है। इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है कि जो के साथ जो भी लिखा हुआ होगा, जैसे एक्स यहाँ दिख रहा है तो वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है। अगर बीच में माइनस दिखाई दे जाए तो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही वेव, और अगर बीच में प्लस दिखाई दे जाए तो नेगेटिव एक्स की तरफ जा रही है वेव। ओके, ई नॉट और बी नॉट में रिलेशन याद रखना, और कोई भी एक इक्वेशन दे देगा इनमें से और दूसरी आपको फॉर्म करनी होगी। अगर EM वेव्स चैप्टर से न्यूमेरिकल आया तो वो इस फर्स्ट फार्मूला पे बेस्ड होगा। तो बड़े ध्यान से इस फार्मूले को लर्न कर लो, और बहुत इजी डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। ध्यान रखना साइन वाला पार्ट डिट्टो कॉपी कर देना जब भी आप E से B या B से E बना रहे हो। सेकेंड फार्मूला आपको EM वेव की इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए दे रहा है। तो अगर आपको इंटेंसिटी की डेफिनेशन आ जाए EM वेव की इन टर्म्स ऑफ वेव पिक्चर, तो आपने फार्मूला मेंशन करके एनर्जी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देन मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर, इन 2 फार्मूलाज को आप लर्न कर लो। डायरेक्ट 1 मार्क में फार्मूला पूछ सकते हैं, बहुत रेयर चांस है, मगर प्लीज़ लर्न कर लो इन दोनों फार्मूलाज को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पॉज करो, कॉपी करो एंड देन प्ले करो, और अब सुनो। ये फार्मूला हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है किसी भी एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो यहाँ जो लिखा हुआ है इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जो ऊपर लिखा हुआ है वो ऊपर लिखना है, V1/V2, λ1/λ2 और μ2 अपॉन μ1। जैसा कि आपको नाम दिख रहा है μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1, तो उसी के अकॉर्डिंग μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1, μ(2) अपॉन μ(1). ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में यूज़ हो सकता है। आइए अगला देखते हैं। इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस की जो हमने सेशन किया था उसमें ये ऊपर वाला फार्मूला μ = रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, ये हम याद कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त जिस खास बात का ध्यान आपको रखना है कि इट इज़ μ ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो अगर वाटर एंड एयर है तो आप यूज़ करोगे μ ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर ग्लास और वाटर है तो μ ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो आप रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ यूज़ करोगे, और अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो अपैरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट यूज़ करोगे। ठीक है, अपैरेंट हाइट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रियल हाइट अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, और अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो रियल डेप्थ ज़्यादा होगा और अपैरेंट डेप्थ कम होगा। देन ये दोनों ही फार्मूलाज हम लोग न्यूमेरिक जो डेरिवेशन सेशन है उसमें कर चुके हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, रेयर टू डेंसर की एक्सप्रेशन अच्छे से याद कर लो, एंड डेंसर टू रेयर। और ये 2 फार्मूलाज अगर हमें याद होंगे तो लेंस मेकर फार्मूला की डेरिवेशन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना। अब रे ऑप्टिक्स में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला कोई है तो वो यही है, लेंस मेकर फार्मूला। इस फार्मूले को अप्लाई करते वक्त सबसे खास बात का ध्यान रखना है कि इट्स नॉट μ-1 ओनली, इट्स μ ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये बहुत खास ध्यान रखना है आपने, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि कोई सा लेंस कैसा बिहेव करने वाला है। अगर μ ऑफ लेंस μ ऑफ सराउंडिंग से ज़्यादा हुआ तो लेंस अपना नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा, यानी कॉन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग, कॉन्केव है तो डाइवर्जिंग। लेकिन अगर उल्टा हुआ, μ ऑफ सराउंडिंग ग्रेटर है μ ऑफ लेंस से, तो लेंस उल्टा बिहेवियर शो करेगा, यानी कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा एंड कॉन्केव कन्वर्जिंग की तरह। देन 10th फार्मूला, अगर 2 थिन लेंसेज कॉन्टैक्ट में है तो उनकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे। एंड 11th आप सभी को पता है लेंस फार्मूला। इन सभी में साइन कन्वेंशंस का आपने खास ध्यान रखना है।
देन बच्चे आपको एक प्रिज्म फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। अगेन LHS में जो म्यू है वो म्यू ऑफ प्रिज्म मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी प्रिज्म किस में रखा हुआ है। डेल्टा M इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और प्रिज्म की डेरिवेशन में हमने कुछ और फार्मूलाज बीच में डिराइव करे थे, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड डेल्टा इज I प्लस E माइनस A। डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1A, ये कंसेप्चुअली यूज़ करना है, किसी न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल मत करना। एंड देन म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन C, अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। प्रिज्म वाले न्यूमेरिकल्स में जनरली जब लाइट ग्लास टू एयर इंटरफेस पर आ जाए तब ध्यान रखना है कि जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या कम है, वो डिसाइड करेगा कि TIR हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो TIR होगा, वरना नहीं होगा। तो ये कंडीशंस ऑफ TIR भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है। तो दो कंडीशन में से एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इस बात का ध्यान रखना है। देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला -VO/UO 1 + D/FE, ये तब यूज़ करेंगे जब इमेज नियर पॉइंट पर बन रही हो। अगर ये फार पॉइंट होगा तो 1+ वाले टर्म हटा देना। एंड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इन नियर पॉइंट विल बी VO + UE। माइंड इट, मैंने मॉड बनाया है, UE माइनस में आएगा तो भी आपको लेंथ निकालते वक्त दोनों का मॉड मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना है। ओके, तो अगर यही सब फार पॉइंट पर होता है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास VO/UO D/FE हो जाएगी। लेंथ विल बी VO + FE दिस टाइम। एंड सिमिलरली फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो फार्मूलाज आप मैग्नीफाइंग पावर के लर्न कर सकते हो। एक -FO/FE 1 + FE/D फॉर नियर पॉइंट एंड फॉर फार पॉइंट इज -FO/FE। अब एक खास बात का ध्यान रखना है, अगर आपको माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल में बता दे कि नियर पॉइंट है फार पॉइंट है तो आपको पता ही चली गया कि क्या करना है। अगर मेंशन ना हो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो नियर पॉइंट वाली सिचुएशन को लेके चलना है और टेलीस्कोप में फार पॉइंट। माइंडेड, अगर आपको मेंशन ना हो कौन सा सिचुएशन है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नियर पॉइंट वाली सिचुएशन को सोच के चलना है एंड टेलीस्कोप में फार पॉइंट। एंड लास्ट जो फार्मूला लिखा हुआ है 17, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जिस पे बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है 2 मार्क्स में भी, क्योंकि ये सबसे सिंपल फार्मूला है इन चारों में से। ओके, इस फार्मूले को तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी इज स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ये फार्मूला बहुत चैप्टर्स में हम यूज़ करने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूँ वेव ऑप्टिक्स के फार्मूलाज की, तो पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला कि अगर 2 स्लिट से जो इंटेंसिटीज़ निकल रही है वो I1 I2 है और स्क्रीन पे किसी पॉइंट पर अगर वो 5 फेज डिफरेंस पर मिलने वाले हैं तो नेट इंटेंसिटी का फार्मूला विल बी I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। एंड 20th फार्मूला, अगर दोनों वेव्स की जो दोनों स्लिट से जो इंटेंसिटीज़ निकल रही है अगर वो सेम है तो इन दैट केस जो फार्मूला होगा वो 4I cos² phi/2 होगा, जहाँ I इंटेंसिटी फ्रॉम ईच स्लिट है एंड I net इज इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट जहाँ पर वेव्स इंटरफेयर करने वाली है। एंड वन मोर थिंग आप यहाँ पर लिख के रख लो, इंटेंसिटी फ्रॉम ईच स्लिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। तो किसी भी स्लिट की विड्थ जितनी मैं बढ़ाऊंगा इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा वेव की वहाँ से निकलेगी। एंड इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये भी लिख के रख लो, जिसको मैंने इस्तेमाल किया हुआ है I net के नीचे R² वाले फार्मूला बनाने में। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं हमारे पास। आपको 2 इंटेंसिटीज़ दे देगा या 2 एम्पलीट्यूड्स दे देगा, उनका रेशियो निकालने को दे देगा, फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस दे देगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इन फार्मूलाज में मैंने फेज डिफरेंस यूज़ किया हुआ है। तो फेज डिफरेंस डायरेक्ट दे दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कभी भी पाथ डिफरेंस दे दे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा तो सिंपल फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना, लैम्डा की जगह 2π रख देना, वो फेज डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन डेल्टा x इज n लैम्डा, डेल्टा x यानी पाथ डिफरेंस। ओके, और देखो फेज डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या करा, देखो लैम्डा की जगह 2π रख दिया तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2nπ। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, फेज डिफरेंस 2nπ होना चाहिए। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए। जो पाथ डिफरेंस है वह 2n-1 λ/2 होना चाहिए। लैम्डा की जगह 2π रख दो, 2 से 2 कट जाएगा, 2n-1 इंटू पाई, ये फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या हो। और ये जो हमने फ्रिंज विड्थ निकालने की डेरिवेशन थी उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ भी किया है।
ओके। देन हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई डी, दिस इज लीनियर फ्रिंज विड्थ। और अगर यही एंगुलर में होगा तो मैंने कहा था आपको कैपिटल डी भगा देना। इस पे बेस्ड कंसेप्चुअल्स आ जाते हैं, और कंसेप्चुअल को बड़े ध्यान से पढ़ना, लीनियर के बारे में पूछ रहा है या एंगुलर के बारे में। और अगर वो मेंशन नहीं करता है बच्चे कि लीनियर फ्रिंज विड्थ है या एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, तो आपने क्या करना है, उसे लीनियर फ्रिंज विड्थ ही सोच के चलना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों चीज़ें अलग अलग बता दो कि भैया लीनियर फ्रिंज विड्थ पे ये इफेक्ट हो रहा होगा एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे ये इफेक्ट हो रहा होगा। ओके। देन डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है उसकी जो विड्थ होती है दैट इज़ लीनियर फ्रिंज विड्थ या लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लैम्डा डी बाई ए। और अगर एंगुलर की बात करूँगा तो कैपिटल डी भगा दो। यहाँ पर ध्यान रखना है आपने, एक कॉन्सेप्चुअल बनता है कि अगर मैं स्लिट की विड्थ जो कि स्मॉल ए है, अगर मैं उसको चेंज करूँ तो ऑब्वियसली देखो बीटा और थीटा दोनों ही चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल जो बनता है हमारा डिफ्रैक्शन में, इकलौता कंसेप्चुअल, कि हमने सपोज स्लिट की विड्थ को मैंने डबल कर दिया, बताओ सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ और इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो क्लियरली अगर मैं ए को डबल कर रहा हूँ तो बीटा तो हाफ हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये लिख लो एक और चीज़ यहाँ पर ही कि इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट का स्क्वायर। ओके, तो विड्थ ऑफ स्लिट को अगर मैंने डबल किया है तो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 4 टाइम्स हो जाएगा। माइंड इट, ये YDSC में इंटेंसिटी मैंने प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट बताया था, वहाँ पर इंटेंसिटी फ्रॉम ईच स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट था। एंड यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट का होल स्क्वायर। तो ये इकलौता कॉन्सेप्चुअल है जो डिफ्रैक्शन पे अगर कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनर ने सोचा तो वो गारंटीड यही क्वेश्चन होगा। तो इस फॉर्मूला को आप लर्न कर लो। देन बच्चे इसमें से अगर मैं 26th फॉर्मूला की बात करूँ तो वो फॉर्मूला हम सबको पता है, एनर्जी इज एच न्यू, और न्यू की जगह मैं सी बाय लैम्डा पुट कर सकता हूँ। और ये न्यूमेरिकल्स करते वक्त एक बात का ध्यान रख कि जब कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ गिवन दे दे तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। सपोज वेवलेंथ आपको दे दी और आपको एनर्जी निकालनी है तो HC बाय लैम्डा से आप निकालोगे और जो भी वो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। बट इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स न्यूमेरिकल्स एनर्जी हम EV में लेके चलते हैं। तो अगर आपको EV में कन्वर्ट करना है तो आप इसको E की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जब उसे सॉल्व करेंगे तो HC बाई E हर न्यूमेरिकल में आना ही आना है। तो HC बाई E की वैल्यू मैंने सॉल्व करके लर्न कर ली 12.375 इंटू 10⁻⁷, या आप इसको 1237 इंटू 10⁻⁹ करके लर्न कर सकते हो। और जो भी लैम्डा होगा वो नीचे पुट करो, यू विल गेट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन उसके बाद 25वां जो फॉर्मूला दिख रहा है कि अगर कभी कभी आपको पावर ऑफ सोर्स दे देता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड करने को देता है। तो आपको क्या याद रखना है कि पावर इज नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जो कि h न्यू है और अपॉन में टाइम। तो जैसा कि NCERT में न्यूमेरिकल है कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम फाइंड करो, तो n/t फाइंड करना है, तो यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला। तो n/t हो जाएगा आपका P/E। अब ये है बेटा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सिर्फ पहला वाला फॉर्मूला लर्न रख लो, सिर्फ पहला वाला। अब न्यू की जगह मैं C बाय लैम्डा रख सकता हूँ, ये भी पता है। W0 एनर्जी है उसको भी h न्यू नॉट रख सकता हूँ। एंड जो Ke मैक्स है वो EV0 होगा, ये और याद रख लो। ये दो चीज़ें याद रख लोगे तो जितने भी यहाँ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आप लोग ईजिली फॉर्म कर लोगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ विच इज़ h/mv, स्मॉल mv को p लिखा, p को मैं √2m/e लिख सकता हूँ, मेरी काइनेटिक एनर्जी, एंड एनर्जी को मैं चार्ज इनटू पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से उस चार्ज को एक्सेलरेट किया गया है। एंड अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आया तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं रेशियो वाला क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। और ध्यान रखना है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के मास और चार्ज का रिलेशन, जिसको आप लिख के रख लो, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन भी दे दिया जाता है, तो ड्यूट्रॉन का जो चार्ज है उसका डबल होगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज, यानी अल्फा पार्टिकल का चार्ज Q अल्फा is equal to double of Q of deuteron, and mass of alpha is equal to double of mass of deuteron। तो ये अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, इन तीनों का रिलेशन याद रखना। थोड़ा जल्दी बोल दिया है तो रिवाइंड करो एंड प्लीज़ इसे कॉपी कर लो। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला है
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करूँगा तो जो डी है उसको और ये अल्फ़ा को अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा डी का, और जो ई अल्फ़ा है वो एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है। देन L इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई विच इज़ बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट जो हमें याद है। देन उसके बाद 3 फार्मूलाज जो हम लोगों ने डेरिवेशन सेशन में भी डिराइव करे, ये याद रख लोगे तो बहुत बेटर है, वरना आपको डिराइव करना मैं सिखा चुका हूँ, बहुत ईजिली कर सकते हो। पहला जो R का फॉर्मूला है उससे R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर याद रखना। अगर एक हाइड्रोजन एटम ही है या सेम एटम है तो n स्क्वायर बाय n स्क्वायर ही सोच सकते हो, अगर अलग अलग एटम्स है तो n स्क्वायर बाय z सोच सकते हो। तो R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे बेस्ड दो अलग अलग ऑर्बिट्स के रेडियाई का रेशियो फाइंड करने के लिए आ जाता है। या आपको एक ऑर्बिट दे देगा उस जिसका रेडियस दे देगा और किसी और ऑर्बिट का रेडियस आपको फाइंड करना होगा। टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में माइनस दिख रहा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड विल हैव टू डू वर्क टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ओके, तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है न्यूक्लियस से बाय अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। देन 33 इज बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट, जहाँ पर एच न्यू जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी वो 2 लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस होगी। बस ध्यान रखना है, अगर अपर लेवल से लोअर लेवल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, अगर उसको लोअर लेवल से अपर लेवल पे जाना है तो इट विल हैव टू एब्जॉर्ब द एनर्जी। ओके, एंड 32 इज रिडबर्ग फार्मूला, जहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो पहले टर्म होगी वो लोअर लेवल वाली होगी, ठीक है, वो वैल्यू कम होगी, जैसे 1 2 3 है अगर, तो और जो अपर वाला होगा बाद में वो उससे बड़ा होगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है रिडबर्ग फार्मूला को यूज़ करते वक्त। एंड वन मोर थिंग कि रिडबर्ग फार्मूला में हम 1/λ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो भूलना मत एंड में इसको रेसिप्रोकल करके लैम्डा निकालने के लिए कहीं आप 1/λ ही लिख दो। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब न्यूक्लियर चैप्टर से अगर बात करूँ तो E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर, सबको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कहीं यूज़ भी नहीं होना, आना भी नहीं है क्वेश्चन। 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फार्मूला है सॉरी, कि आर रेडियस ऑफ न्यूक्लिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का क्यूब रूट। इस पे बेस्ड रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 2 मास नंबर दे देगा या मास नंबर्स का रेशियो दे देगा और आपको बोलेगा रेडियाई का रेशियो निकालो। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, आपको रेडियाई का रेशियो दे दे और बोले मास नंबर्स का रेशियो निकालो 2 न्यूक्लिया का। तो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में अगर न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछ ले तो वो 1:1 होगा, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो आप देखते हैं न्यूक्लियाई के और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन से हैं। देन न्यूक्लियर चैप्टर पर अगर आता हूँ तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करा, और जो भी सम आया इसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस घटा दिया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि एटॉमिक नंबर होता है Z लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि एटॉमिक नंबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है तो A-Z लिख दिया। ओके, जो भी ये आएगा जनरली आपको न्यूमेरिकल्स में सब कुछ वैल्यूज़ मासेस की एटॉमिक मास यूनिट में दे रखी होगी। तो अगर आपको डेल्टा M आ गया एटॉमिक मास यूनिट में तो आप बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे। 37 फॉर्मूला, आप सीधा जो भी डेल्टा M आया उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट आंसर इन MeV। देन किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की अपनी एक Q वैल्यू होती है जो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आप रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड देखोगे उसका मास कितना है टोटल, राइट हैंड साइड देखोगे उसका मास कितना है तो टोटल सब्ट्रैक्ट करोगे LHS के मास में से RHS का मास, और जो भी ये डिफरेंस आएगा उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास Q वैल्यू आ जाएगा इन MeV। सिमिलरली अगर आपको न्यूमेरिकल में कभी कभी मासेस नहीं देगा रिएक्शन लिखने के बाद, तो वहाँ पर आपको उन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जीज दे देगा, तो इन दैट केस आप RHS वाले की बाइंडिंग एनर्जी में से LHS वालों की बाइंडिंग एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ओके, और जो भी क्योंकि एनर्जीज ही है तो एनर्जी का डिफरेंस ही Q वैल्यू आ जाएगा। Q वैल्यू की डेफिनेशन अगर पूछ ले तो इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, सिंपल। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर Q सॉल्व करने पर माइनस में आ जाए तो मतलब वो जो रिएक्शन है वो अपने आप स्पॉन्टेनियस नहीं होने वाली है, फिजिबल नहीं है, यू विल हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ओके, और अगर Q वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है यानी फिजिबल है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इट मे बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये खास बात का ध्यान रखना है बेटा आपने।
देन इन द लास्ट सेमीकंडक्टर से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला NeNH इक्वल टू Ni स्क्वायर, जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कल मैं लाइव सेशन में सेमीकंडक्टर के करा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट ग्राफ आ जाए या आपको वैल्यूज़ दे दे और कभी भी आपको बोल दे रेजिस्टेंस निकालो डायोड का, तो आपने ग्राफ से एक इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, बस चेंज इन V देखो, चेंज इन I देखो और उसको डिवाइड कर दो। ध्यान रखना है, जब आप फॉरवर्ड बायसिंग में R निकालोगे तो हमेशा लो आएगा, और जब आप रिवर्स बायसिंग में R फाइंड करोगे तो वो हमेशा हाई आएगा। तो इन दो बातों का आपने खास ध्यान रखना है। और यहाँ हमारी फार्मूला की लिस्ट ओवर हो जाती है। आई होप कि आपको मज़ा आया हो, समझ आया हो कि क्या हुआ है, और प्लीज़ अपने हैंड राइटन लिस्ट बनाओ, जो कि आपने बना भी ली होगी, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था। और आई होप कि अब आप कुछ कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, एंड कल एग्ज़ाम्स में जाने से पहले आपको सिर्फ अपनी खुद की हाथ की बनाई हुई ये लिस्ट को सुबह उठ के रिवाइज़ करना है। एंड मैंने इस वीडियो में इन फार्मूलाज़ के साथ साथ कुछ बातें बोली है, वो आप लिख के रख लो अलग कलर से हाईलाइट करके यहीं। तो आपको सुबह एग्ज़ाम से पहले सिर्फ ये लिस्ट देखनी है, एंड इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि आपने खुद अपने हाथों से बनाए हैं उनको एक बार नज़र डाल लो, एंड यू आर ऑल सेट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। धोकर आने वाले हो, बढ़िया करके आओगे। वेरी गुड लक टू एवरीवन, ठीक है। अच्छे से करना तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं हम लोग, CBSE के भी और कुछ एक्स्ट्रा भी अपनी तरफ से।